नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी वाउचर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी को और मजबूत करने में सहायक होगा। राजधानी पटना समेत नालंदा, जहानाबाद, गया, सासाराम और कैमूर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत और बचाव कार्य चलाने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया समेत उत्तर और पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। और सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जो अपने अंकों में सुधार चाहते हैं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश डिजिटल प्रशासन को एक नया आयाम दे रहा है और ई-रूपी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी को और मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई-रूपी वाउचर से लक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित भुगतान होगा। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था ई-रूपी के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र डीबीटी के जरिए 300 से अधिक सरकारी योजनाएं चला रहा है। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,35,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में डाले गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है, उसका लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि देश के करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीआई लेन देन प्रत्येक महीने नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। जुलाई माह में 300 करोड़ रुपए से अधिक का यूपीआई लेन देन हुआ। राजधानी पटना समेत नालंदा, जहानाबाद, गया, सासाराम और कैमूर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि छोटी नदियों में उफान के कारण नये क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। पटना जिले में कररुआ और दरधा नदी तबाही मचा रही है। धनरुआ में कई तटबंध टूट गए हैं। बढ़िया चंदरिया एसएच 78 पर 2 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है, जिससे आवागमन व्यवस्था प्रभावित हुई है। दनियावां में महात्माइन और लोकाइन नदी का पानी कई नये गांवों में प्रवेश कर गया है। शाहजहांपुर, पीर बढ़ौना, सरथुआ और कंचनपुर गांव में बने जमींदारी बांध पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है।
खोरिल बिगहा गांव के पास NH 30A पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिसके चलते इस मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। फतुहा, खुसरूपुर और मसौरी प्रखंड के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर पटना में गंगा और पुनपुन नदी का जलस्तर भी कई स्थानों पर लाल निशान को पार कर गया है। नालंदा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकाइन नदी का पानी नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। करायपुर सराय, हिलसा और एकंगरसराय प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन प्रखंडों के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों एकड़ में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर जहानाबाद जिले से गुजरने वाली लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। शहर में दरधा नदी पर बने जाफरगंज पुल और श्यामनगर पुल पर पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन को रोक दिया गया है। जहानाबाद से बिहार शरीफ का सड़क संपर्क भंग हो गया है। इधर गया जिले में 16 दामपईन के क्षतिग्रस्त तटबंधों से पानी का तेज बहाव हो रहा है। भैरवा और केसपा में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। औरंगाबाद जिले के बारूण, ओबरा और दाऊदनगर में सोन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। बारूण प्रखंड के कई गांवों में सड़कों पर पानी आ जाने से आवागमन व्यवस्था प्रभावित हुई है। कैमूर जिले में दुर्गावती नदी का जलस्तर बढ़ने से मोहनिया के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं जिले के कुदरा प्रखंड में बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रोहतास जिले में पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। तिलौथू और डेहरी प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिले में सोन नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण तटबंध के समीपवर्ती गांवों के लोग आशंकित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से नदियों के जलस्तर का ध्यान रखने और तटबंधों की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये। श्री कुमार ने कटाव निरोधी कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। प्रदेश के उत्तर और पूर्वी जिलों में पिछले 24 घंटों से रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक CK सिंह ने बताया कि किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया समेत आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मानसून की ट्रफ रेखा फिरोजपुर, संगरूर, दिल्ली, सिद्धि, गया, मालदा, त्रिपुरा होते हुए बांग्लादेश तक गुजर रही है। इन सब के प्रभाव से अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर जैसे किशनगंज, अररिया, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल जिलों में भारी वर्षा, मेघ गर्जन तथा वज्रपात की संभावना है। बिहार के शेष भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है जो परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होंगी। बोर्ड ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में कंपार्टमेंट श्रेणी के छात्रों के लिए भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण पोर्टल CBSE की वेबसाइट पर जल्द ही चालू हो जाएगा। CBSE ने बताया कि 2021 में घोषित परिणामों के आधार पर अंकों में सुधार और कंपार्टमेंट की परीक्षा के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इससे पहले CBSE ने पिछले महीने की 30 तारीख को वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड के आधार पर 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए थे। प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 7 मामले समस्तीपुर से सामने आए हैं। पटना से 3 मामलों की पुष्टि हुई है। 19 जिलों से संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी अवधि में 71 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,14,872 हो गई है।
स्वस्थ होने की दर 98.61% है। कल राज्य में कोविड से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 400 रह गई है। गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और सीवान जिले में एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। प्रदेश में अब तक 2,48,92,674 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इधर देश में 47,78,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कहा है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। लोगों में आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए। अभी भी बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया है। 60 to 70% जब तक लोगों को टीका नहीं लगता है या नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आती है, तब तक कोरोना पर काबू पाना मुश्किल है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे, उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज से पुलिस ने स्प्रीट बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन सभी की संलिप्तता चर्चित देवरवा जहरीली शराब कांड में भी सामने आई है। पटना जिले की एक अदालत ने पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट हैक कर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के 2 आरोपियों को 4-4 साल कारावास की सजा सुनाई है। पूर्वी चंपारण जिले के सोगौली थाना क्षेत्र अंतर्गत छपवा चौराहा के पास अपराधियों ने एक एटीएम काटकर लगभग 4 लाख रुपए लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर समेत सभी समाचार पत्रों ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जातीय जनगणना की आवश्यकता जताने और पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग की जाने से जुड़े बयान को प्रभात खबर समेत सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। बाढ़ से जुड़ी खबरें भी आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी वाउचर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी को और मजबूत करने में सहायक होगा। राजधानी पटना समेत नालंदा, जहानाबाद, गया, सासाराम और कैमूर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत और बचाव कार्य चलाने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया समेत उत्तर और पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। और सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जो अपने अंकों में सुधार चाहते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।